नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज न्यूज के खास सेगमेंट आज के मुद्दे में। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है गढ़ बचाने की सबसे बड़ी चुनौती। आपने देखा हाल ही में अमित शाह आजमगढ़ गए अखिलेश यादव के गढ़ में और वहां से उन्होंने हुंकार भरी। उसके साथ ही अखिलेश यादव गोरखपुर गए और गोरखपुर में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाते हुए सपा को नई जीत हासिल करने में मदद कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंशुमान जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके साथ ही राघव जी जुड़ रहे हैं, राघव द्विवेदी जी जिला संयोजक हैं कानपुर ग्रामीण के, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। राघव जी, अमित शाह बयान दे देते हैं जाकर के जाम जिन्ना आजम मुलायम, अखिलेश यादव उस पर पलटवार कर देते हैं महंगाई और इन सब मुद्दों को लेकर के। तो आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार में जो सबसे ज्यादा, आप जब सत्ता में नहीं थे तब आप कहते थे महंगाई हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और अब इसको लेकर के हम महंगाई कम करेंगे और सारी चीजों को, अब तो महंगाई तो चरम स्तर पर पहुंच गई है। आप महंगाई की चर्चा कर रहे हैं, एक और आप ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने अभी आजमगढ़ में बयान दिया था कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही जो विश्वविद्यालय से पढ़कर के वरिष्ठ बने, उन्होंने महात्मा गांधी की तुलना मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी जी। और क्या आपको लगता है कि ये कितना बड़ा विषय है पूरे देश को सांप्रदायिकता में बांटने के लिए? हमें इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या महात्मा गांधी को, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश में जब उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से पूरे देश में स्वच्छता का मिशन चलाया और उस मिशन में उन्होंने महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हुए एक पूरे देश में, चाहे वो पार्टी का मेरी कोई केंद्र का मंत्री हो, चाहे पार्टी का कोई सांसद हो, तो कोई पार्टी से उत्तर प्रदेश का मंत्री रहा हो, किसी भी पद पर रहने वाला, सभी ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और महात्मा गांधी जी के नैतिक मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए कहीं ना कहीं इनको आदर्श माना। और आज अखिलेश यादव जी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को बराबर बता रहे हैं। बताइए आप। और मैं आपको एक बात विश्वास दिला देना चाहता हूँ, 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का होगा कि गरीबी और विकास किस प्रकार से, जो कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं कि प्रयास पूरा रहा, कहीं ना कहीं विकास कुछ वंचित रह गया है, कुछ क्षेत्र भारत का या उत्तर प्रदेश का, उसको पूरा करने के लिए 2024 का सिर्फ एक ही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का कि गरीबी और विकास को किस प्रकार उन्मूलित किया जाए। बिल्कुल। देखिए धीरज जी मेरी बात सुनिए। आपकी पार्टी सबसे बड़ा जो रिप्रेजेंट करती है वो हर चुनाव में, हम देख लें हर चुनाव में जो भी मुद्दे आते हैं आप हर बार हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आते हैं। योगी आदित्यनाथ बयान दे देते हैं कि आजमगढ़ में अब जो विश्वविद्यालय बन रहा है वो आर्यमगढ़ बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है। तो सिर्फ नाम बदल देने से क्या क्षेत्र का विकास दिखा देंगे आप? नहीं, नाम बदल देने से क्षेत्र का विकास नहीं बदलेगा। आप भूल गए क्या, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कोई भी नौकरी आया करती थी उसकी लिस्ट सफाई से जारी हो जाती थी। अब व्यक्ति बेकार रह जाता था, यहाँ तैयारी करता हुआ 5-5 साल, सफाई से माननीय शिवपाल सिंह यादव की लिस्ट जारी कर देते थे। एक कुर्बा उसमें हावी होता था, एक वर्ग विशेष उस नौकरी में भर्ती के रूप में चयन होता था। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती रही हो, यादव वर्ग को प्रमुखता दी गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, मुझको आप बताइए कि किस वर्ग विशेष को बलता दी गई है? कहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रतियोगी परीक्षा इसमें ब्राह्मण आगे निकला या क्षत्रिय वर्ग आगे निकला? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सिर्फ एक बयान है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इस मुद्दे को लेकर हम 2022 के चुनाव में लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं और हमको विश्वास है कि पुनः योगी जी के नेतृत्व में। ठीक है रुकिए। इस देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है और उत्तर प्रदेश, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। अंशुमान जी की तरफ मैं मुड़ रहा हूं। अंशुमान जी, इस पिछले सिनेरियो को देखें तो एक व्यवस्था सी बन गई है कि अब जनता
चुनाव के वक्त तो खूब याद कर ली जाती है, खूब उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके बाद उसको छल लिया जाता है। छल कैसे लिया जाता है आप बताइए? आज के समय में अगर कोई आम व्यक्ति है, आम आदमी है, और वो सोचता है कि अपनी समस्या को लेकर के व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश यादव से मिलने चला जाएगा या व्यक्तिगत तौर पर योगी आदित्यनाथ से मिलने चला जाएगा, तो ऐसा है क्या? जा सकता है क्या? अरे ये तो बहुत बड़े नेता हो गए। आप तो गांव के प्रधानों को आप देखिए, इतने इन्होंने व्यवस्था बना ली है कि 4 गनर इनके पीछे चले, एक बड़ी गाड़ियां चले, कुर्ते में कलफ भी लगे तो ऐसा लगे कि नेताजी निकल रहे हैं, ऐसी व्यवस्था बना ली है। तो ये और जनता का भी एक दुर्भाग्य का विषय, जनता का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मेरी एक नेता से बात हुई तो वो कहते भाई साहब हम नॉर्मल तरह से चले जाते हैं तो जनता का भाव ही नहीं मिलता हमें, वो जनता भाव नहीं देती है। तो ये जो व्यवस्था बनी है, तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं बहुत गलत व्यवस्था है। इसका तो कैसे खंडन करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम सारी पार्टियों को आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूं इस चैनल को और आपको भी कि आपने जो है हमें इस मंच पर आमंत्रित किया, और हमारे भाजपा के साथी जो है अपनी बात अभी रख रहे थे। एक विश्लेषक के तौर पे जो मैं कहना चाहूंगा कि वास्तविक मुद्दे से सारी पार्टियां भटकी हुई हैं, क्योंकि आज किसान को वास्तव में पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा और नौकरी की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। हम कहते हैं कि हम बेसिक मुद्दों से हट करके हम आतंकवाद पे, धर्म पे, जाति पे, संप्रदाय से अगर हम इससे हट के अगर बेसिक मूल्यों की तरफ हम बढ़कर चुनाव लड़ें तो हमें लगता है कि जो है हमें लोगों का, समाज का, जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और हमें जनता के हित के लिए हमें जो एजेंडे बनाने चाहिए वो जनता के हित में बनाने चाहिए, ना कि हमें धर्म विशेष, जाति विशेष को लेकर के करना चाहिए। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मित्र कि आज जो है, जो मैं देख पा रहा हूं कि जब चुनाव आते हैं तो जिन्ना और हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद जैसी बातें सामने आती हैं। मुझे लगता है कि इनको पीछे छोड़कर हमें बेसिक मूल्यों की तरफ, बेसिक व्यवस्था की तरफ, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ, हमें किसान के खाद पानी की तरफ, हमें विद्यार्थी की शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। सही मुद्दे यही होने चाहिए। अच्छा अंशुमान जी, एक बात आपकी मुझे बहुत बढ़िया लगी कि लगभग सारी ही पार्टियां मुद्दों से गायब हैं। समाजवादी पार्टी ने वो पहले मुद्दा बनाया, महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, फिर पता नहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हरदोई में जाकर कहां से उनका दिमाग बदल गया कि वो जिन्ना को बीच में ले आए। ये जिन्ना का जिन्न कैसे चल गया भाई? और उत्तर प्रदेश क्या, भारत के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात को कोई मानने वाला नहीं है कि जिन्ना की चर्चा यहां होनी चाहिए। अखिलेश यादव की सोची समझी रणनीति लगती है आपको कि इससे वाकई में कोई फायदा इनको पहुंचने वाला है या नुकसान कर बैठेंगे पार्टी का? मुझे जहां तक लगता है कि जब हमारे भाजपा के साथी हिंदुत्व को लेकर चलना चाहते हैं, हिंदुत्व को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है अखिलेश जी को लग रहा है कि कम से कम मुसलमान जनता का, मुसलमान धर्म का हम वोट ले सकें ज्यादा से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं उनको अपना ये वोट बैंक का ख्याल है, इसलिए उन्होंने जिन्ना को लाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुत्व आप जब सत्ता में नहीं थे, हिंदुत्व तो तब भी था, तब हिंदुत्व खतरे में तो किसी को नजर नहीं आया। आपके सत्ता में आने के बाद आज हिंदुत्व भी खतरे में नजर आने लगा है, और आपने उनको हिंदुत्व को लाते लाते विकास का मुद्दा पीछे छोड़ दिया, महंगाई पीछे छोड़ दी, रोजगार पीछे छोड़ दिया। हिंदुत्व को मुद्दा बनाने के लिए विपक्षी पार्टियां अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही, ना कि भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। बताइए आप। राम मंदिर के बाद राम मंदिर बनना, मैं ये नहीं कहता राम मंदिर बनना बहुत गलत विषय था। आपने हमने जब से जन्म लिया तब से एक बात सुनते चले आए, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मेरा ठाट में, नेता ठाट में। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अगर पूरा किया है तो पूरे देश की आस्था का प्रतीक था राम मंदिर। इस राम मंदिर को निर्माण कराने का काम किया, तो आप इसी की प्रेरणा लेते हुए सभी लोग अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं राम मंदिर के लिए।
तो वो पूरे देश की आस्था का प्रतीक था। अगर उसको हिंदुत्व होने के नाते उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण किया, तो मैं मानता हूँ ये एक अपना वादा था उनका, जो चुनावी वादा हर वर्ष रहा करता था। और एक चुनावी वादा धारा 370 होती थी, इन दोनों को उन्होंने पूरा कराया, ये उनका चुनावी मुद्दा था। मित्र राघव भाई, एक बात बताओ, मैं राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर को शत शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, मंदिर में आस्था मेरी भी है, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, लेकिन मंदिर के साथ आपने रोजगार की भी बात करनी विकास का मुद्दा भूल गए। हाँ, आपने कहा विकास का मुद्दा भूल गए, महंगाई का मुद्दा भूल गए, शिक्षा का मुद्दा भूल गए। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो भी प्राइमरी उच्च विद्यालय, उच्च प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्रा थे, उन सभी के लिए जब तक वो अपनी शिक्षा कंप्लीट ना कर ले, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन गुजार रहे हैं, उनके सभी जिनके पास अंत्योदय कार्ड है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी ने की है। अखबार में ऐसा ऐलान हुआ था, आपने भी देखा होगा जी। उनकी ड्रेस की व्यवस्था, उनकी बसों की व्यवस्था, उनके खाद्यान्न की व्यवस्था सारी सरकार कर रही है। अभी कोरोना वायरस की महामारी रही, पूरे पूरे देश ही नहीं, तो विदेशों में भी आपदा की स्थिति थी, उसमें भी गरीब वर्ग हो चाहे वो अमीर वर्ग हो, जिसको आवश्यकता थी, केंद्र सरकार के नेतृत्व में समुचित धन उसको खाद्यान्न की व्यवस्था कराई हमारी सरकार ने। सुनिए सुनिए, आपने बहुत अच्छी विषय ला दिया। आपकी सरकार ठीक है, बच्चों को दे रही है, 1100 रुपए दे रही है। हाँ, तो मुझे बताओ, आपने भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आपने आसपास देखे होंगे, स्कूल पढ़ने जाते होंगे, 1100 रुपए जोड़ी ड्रेस, जूते, मोजे, बस्ते आप लाके दे सकते हैं 1100 रुपए में? एक मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी छोटी से छोटी दुकान पर भी चले जाइए और 1100 रुपए में इतना सामान। पुस्तकों की व्यवस्था निःशुल्क है सरकार के द्वारा, स्वेटर की व्यवस्था सरकार के द्वारा, जूतों की व्यवस्था निःशुल्क है। ये सिर्फ ड्रेस के लिए धनराशि दी गई है और सभी बच्चों के खातों में पहुंच भी गई है ये। और एक चीज, आप बिजली की समस्या हुआ करती थी देश आजादी होने के 70 साल बाद भी, आज इसका अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। बिजली की समस्या तमाम ऐसे गांव थे, मैं आपको आज एक गांव बता दे रहा हूँ, मिठुन विधानसभा के सतेंडी के पास का एक गांव चंदौलपुर, जहां पर सारा यादव वर्ग का निवासी निवास करता था, लेकिन उसके बाद भी वहां बिजली की व्यवस्था नहीं थी। हमारे मिठुन विधानसभा के विधायक अजीत सिंह सांगा जी के नेतृत्व में पूरे गांव का सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण कराने का काम किया गया। जी, बहुत 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 सही नाम लिया आपने, अभिजीत सिंह सागा का। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, और जब भी उनको देखता हूं, अभिजीत सिंह सांगा का आपने नाम तो लिया, आपने देखा नहीं उनको किस तरह से मुड़ रहे हैं, उनकी किस तरह से बयानबाजियां वायरल होती, किस तरह का, मतलब वही पूरा एजेंडा लेकर के पार्टी चलना चाहती है। पार्टी को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर तो विपक्षी दलों के लोग रहे हैं ना। हमारे हिंदुत्व का जो मुद्दा था उसको लेकर संकल्प लिया, तो उसको आज पूर्ण कर लिया है। विपक्षी दल स्वयं विकास के मुद्दे को भूल गए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराकर पूरे देश में चुनाव कराना चाहते हैं। जी, व्यवस्थाएं सिर्फ हिंदुत्व के लिए ही लाना चाहते हैं, तो फिर सीधा कह दीजिए हिंदुत्व हमारा होगा, बाकी के लोगों को ये सरकार आपकी कह देना, योगी आदित्यनाथ सीधा बयान दे दें। ये क्या बयान दे दें सर? योगी आदित्यनाथ सीधा बयान दे दे, आप कह रहे हैं ना हिंदुत्व का काम कर, तो सिर्फ हिंदुत्व का अगर काम कर रही है आपकी सरकार, तो सीधा ये कह दे कि हिंदुत्व का ही मुद्दा हम लेके चलना चाहते हैं और हिंदू को ही देखेंगे, और फिर सारे लोगों को हम आपकी बात ठीक है, हम हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रहे। आप 2014 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बदायूं में कहा था, एक प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक थी, कि कोई भी विधायक और सांसद हिंदू बेटे बेटी की मदद नहीं करेगा। आज अखबार में निकाला था पहले पन्ने पे अपने। उनको कॉपी करना चाहते हैं, उसी लय पे चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा था हिंदू परिवार की कोई मदद नहीं करेगा, मुसलमान बेटियां हमारी बेटियां हैं। जी, ये बयान माननीय अखिलेश यादव जी के थे। तो आगे की रणनीति क्या है आपकी 22 विधानसभा? आगे विधानसभा चुनाव की रणनीति, हम सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर के, सभी के वोटों पे, जातिगत वोटों पे नहीं, न धर्म के आधार पर, न हिंदू मुस्लिम के आधार पर, हमने जो देश में विकास किया है, जो लोगों की मदद की है कोरोना आपदा में,
सेवा ही समर्पण के तहत हम लोगों ने जो लोगों की सेवा की है उसको लेकर के देश क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे। और ये मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में पुनः हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कितनी कितनी सीटों की उम्मीद है आपको, कितनी सीटें लाने जा रहे हैं? आज के सर्वे के हिसाब से तो 255 सीटें जी अभी अगर चुनाव हो जाएगा आज की तारीख में 255 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। जी, तो इतनी मान के चल रहे हैं आप भी? हाँ, पार्टी नेतृत्व भी इतनी मान के, लेकिन आपका पार्टी नेतृत्व तो कह रहा है आपकी बार तो 350 से भी पार। नहीं, आज की स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है जी और अभी चुनाव होना है, आप सोशल मीडिया के लोग, पत्रकार जगत के लोग, सब लोग, आप लोग बराबर कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका में रहते हैं इस स्थिति को तय करने के लिए। आप भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे को लेकर के हम चुनाव में क्षेत्र के लोगों के बीच में है। जी, और हिंदू मुस्लिम कराना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सभी जातियों को साथ लेकर चलना है। आप बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति हुए, उनको भी हमने आदर्श माना। महात्मा गांधी जी हमारे हुए राष्ट्रीय नेता, हमने उनको भी आदर्श माना। ठीक है, ठीक है। मुझे इस चर्चा का मुझे एक आखिरी सवाल है और उसके बाद फिर हम विराम लेंगे। मुझे ये बता दीजिए, आप इसके आपकी 5 साल की सरकार रही है, इसके जरा 5 बड़े मुद्दे मुझे बता दीजिए, गिना दीजिए उंगलियों पर जो बड़े मुद्दे हों, और उसके बाद फिर आगे जनता तय करेगी कि क्या कुछ करना है, उसको कैसे, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जरा 5 मुद्दे मुझे गिना दीजिए उंगली पे। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, सुमंगला योजना, ग्राम विद्युतीकरण योजना, अटल पेंशन योजना, ये 5 योजना तो मैंने आपको ऐसे बता दी। जरा मुझे बता दीजिए उज्ज्वला योजना का लाभ तो पहुंचा? आज की तारीख में जिसने उज्ज्वला योजना का लाभ लिया होगा वो सिलेंडर भरवा पा रहा होगा? क्यों नहीं भरवा पा रहा होगा, बताइए, क्यों नहीं भरवा पा रहा होगा? आप भरवा ले रहे हैं। ये बहुत महंगी गैस है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी अभी आप बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ बहुत गरीब व्यक्ति लेता है। ऐसा व्यक्ति जो अभी तक गैस सिलेंडर का यूज नहीं कर पाता था, उसका खाना चूल्हे लकड़ियों पर बनता था, उसको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। 100% तो नहीं मिला, लेकिन ठीक है, जिनको लाभ मिला भी आज की तारीख में वो गैस सिलेंडर को नहीं भरवा पा रहे हैं सिलेंडर को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गैस का जो दाम है कितना महंगा होता चला जा रहा है। सिलेंडर 1000 रुपए के करीब पहुंच गया है, एक सिलेंडर मिलता है। और ये भरा पाना एक सबसे बड़ी चुनौती है उस निम्न वर्ग के व्यक्ति के लिए जिसको इस योजना का लाभ मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद जी। सवाल सुनिए। अखिलेश यादव को ये कहां से भूत आ गया भाई? ये जिन्ना का जिन कहां से ले आए? ये कौन सी विचारधारा के तहत क्या सोच करके ये बयान दिया हरदोई में? अभी हम सुन रहे थे संयोजक साहब आपके भी भारतीय जनता पार्टी के, जो ये बोल रहे थे कि राम जी के, गांधी जी की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी जी के सच्चे सिद्धांतों को, उनके सच्चे सपनों को आज भारतीय जनता पार्टी के अराजक तत्वों ने और सत्ता के भूखे भेड़ियों ने, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने प्रजातंत्र की गरिमा को नमाकर देश के स्वाभिमान को गिरवी रख दिया है। वो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो समाजवादी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी जिसने विकास की धारा बहाई है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, तब उस समय उन्होंने कृषि में अपना इतना योगदान दिया। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस समय सत्ता में बैठे, सत्ता में आते ही इन्होंने बोरी यूरिया की में 5 किलो अपने आप कम कर दिया। 5 किलो की चोरी यहीं से इन्होंने शुरू कर दी। दूसरी चीज ये है कि हम अपने बेरोजगारों की बात करें, जिनको आपने 1 करोड़ देने का वादा किया था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी देंगे, सारी व्यवस्थाएं देंगे, आपने तो लूटना शुरू कर दिया। जैसे ही आप सत्ता में आए, आपको पता होना चाहिए, मैं सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे ही सत्ता में आए, मैं पूछना चाहता हूं क्या ये वही देश है जहां कभी राम का राज्य रहा, जहां राम ने मर्यादा बताई थी सदा, जहां कर्मता कृष्ण ने सिखाई थी सदा, जहां दलितों को गले से लगाया गया, पापियों को पाप का मजा चखाया गया, वहीं आप आज हिंसा का हो नंगा नृत रहा है। वसुंधरा चिंघारती है व्यथा से विकल होकर, वर्तमान दुखी बहुत है अतीत से फान कर, कुछ नहीं शेष या मानवता के नाम पर। आज सत्ता के भूखे भेड़िए, ये भ्रष्ट राजनीतिज्ञ जो प्रजातंत्र की गरिमा को बेच रहे हैं, देश के स्वाभिमान को बेच रहे हैं, देश की अस्मिता मर्यादा से खेल रहे हैं, माताओं बहनों और बच्चों की, बुजुर्गों की आस्थाओं से खेल रहे हैं।
उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनसे कई लाख गुना हम माननीय अखिलेश यादव की सरकार है, जिन्होंने बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को सुरक्षित किया, जिन्होंने किसानों को सुरक्षित किया। आज किसान इतना असुरक्षित आपने आपने दिया, आपने आप एलपीजी कनेक्शन दे दिया, 1567 का लोन दे दिया, और 1567 के लोन देने के बाद में जो कभी 400 का सिलेंडर हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1200 का सिलेंडर बिच रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि आपने 1000 के पार कर दिया, क्या मिला आपको? देश की आबरू से खेल रहे हो, आप सत्ता में हो, प्रदेश सरकार में हो, उत्तर प्रदेश सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, नीचे से ऊपर तक जो लोग हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जासु राज प्रजा दुखारी तो नर अवश्य नरक अधिकारी। यहाँ तो योगी जी की सरकार है। योगी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, सबसे राज और राज से नरक ये दूसरी गति होती है। आप ये बताइए, जब महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, सुनो आप, अगर देखा जाए, अखिलेश यादव शुरू में चुनाव की जो मुद्दे रख रहे थे बहुत बढ़िया थे, बहुत शानदार मुद्दे लेकर के आए थे, और जिस तरह से वो धीरे धीरे बदलते चले गए और अब जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं, ये तो सवाल उठ रहा है भाई, ये कहां से एकदम से आपने चुनाव मोड़ दिया? माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे हिंदुस्तान के पहले नेता हैं जिन पर आज तक कोई मुकदमा अभी लगा ही नहीं है। यहाँ तो इतने मुकदमे लगने के बाद में योगी जी ने तो पूरा ही भंडा फोड़ कर लिया, अपने ही मुकदमे वापस ले लिए। माननीय जी ने तो इतना काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अच्छे दिन की बात करते हैं, आप जीएसटी ले आए, नोटबंदी करके आए, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का आपने वादा किया, आपने कन्या विद्याधन छीन लिया, साइकिलें हटा दी, लैपटॉप छीन लिया। आप अच्छे दिन की बात करते हो, पतझड़ के बाद ही पेड़ों में नए पत्ते आते हैं। आप याद रखना कि कड़ी मेहनत, लगन और संघर्ष के बाद ही अच्छे दिन आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि समाजवादी पार्टी किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं कर रही है। आज समाजवादी पार्टी डिजिटल पार्टी हो गई है, युवाओं को जोड़ने का, किसानों को जोड़ने का, बेरोजगारों को लुभाने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का। धीरज जी, एक सवाल और अखिलेश यादव अपने चाचा को कैसे सहमत कर पाएंगे भाई? ये माननीय जी, ये उनका पारिवारिक मामला है, और हमारा जो पारिवारिक मामला है वो अपने परिवार में ही सहमत कर देंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी वो हस्ती हैं जिन्होंने देश के स्वाभिमान को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, सबको सम्मान दिया। उनके विकास में, उनके समय में जो उन्होंने विकास कराया है, आज की स्थिति देख लीजिए आप, बीजेपी की आड़ में और खेती घुस गई साड़ में। पूरा देश परेशान है, पूरा देश परेशान है। उत्तर प्रदेश में तो इस समय गाय और सांड भी लोगों की मौत ले रहे हैं। एक तो ऊपर से आप भटका रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं आप। इतना परेशान, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ, मैं सिर्फ आम बात ये बता रहा हूँ कि आज देश, हमारा जो प्रदेश है वो वाकई त्राइमाम मचा हुआ है। कोई भी लोग, चाहे आप विद्यार्थी को देख लीजिए, चाहे बेरोजगारों को देख लीजिए, चाहे किसानों को देख लीजिए, कोई भी लोग सुरक्षित ही नहीं है। जो लोग सर्विस कर रहे हैं, पत्रकारों की हत्या हो रही। माननीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि पत्रकारों की हत्या हो रही है, इधर दूसरी चीज ये है कि देश जिधर सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां पर माताओं, बहनों, बेटियों की आबरू सुरक्षित ना हो, माताएं बहनें हमारी सुरक्षित नहीं होंगी, उस देश का क्या होगा? जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेलौलाद बैठे। ठीक है धीरज जी, ये शायरियां चुनावी रैलियों के लिए तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत तौर से देखा जाए तो आपकी सरकार में भी भाई ये सब चीजें रही थी। ये जनता ने देखा है और इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। खैर कि अब जाति धर्म की ये गंदी राजनीति का खेल अब खत्म होना चाहिए। अब छात्रों, बेरोजगारों, किसानों, इन सब के मुद्दों को बड़ी तेजी से लाना चाहिए। और अब के जो समाज है, अब इसकी जरूरत है इस देश में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में ये बहुत जरूरी है कि ऐसे मुद्दे हों जो जन सरोकार के मुद्दे हों, जनता के मुद्दे हों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंशुमान जी जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक थे कानपुर से। धीरज यादव हमारे साथ जुड़े थे, समाजवादी पार्टी से, विधानसभा प्रभारी थे रसूलाबाद से। राघव द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े थे, जिला संयोजक कानपुर ग्रामीण से थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने समय दिया और हमारे इस पैनल डिस्कशन में अब हमारे साथ आए। जनता से अब एक आखिरी
कड़ी छोड़ करके जा रहा हूं कि आपने सभी लोगों को सुना, अब ये तय जनता को करना है। सारे मुद्दे आपने सुने और सरकारों को देख रहे हैं। ये बारी अब जनता की है। जनता के हाथ में पूरा मौका है कि 2022 विधानसभा चुनाव में जब आप वोट डालने जाएं तो उस दृढ़ता के साथ जाएं, उस मजबूती के साथ जाएं, दिमाग में कुछ चीजों को रख करके जाएं कि जब आपको ईवीएम मशीन की बटन दबानी है तो उस वक्त आपको ध्यान में रखना है कि अगले 5 साल हमें कैसे चाहिए, किस तरह के मुद्दों से भरे चाहिए और क्या क्या विकास कार्य चाहिए, ये सब आपको तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।